हेलो कायनातीस, कायनाती चाय पर खुशामदीद। मेरी ज़रा कॉफ़ी चल रही है और ये एस्ट्रोनॉट के साथ। लेकिन मेरी यहाँ पर कॉफ़ी है मगर वैसे अक्सर जो है चाय होती है तो उस पर खुशामदीद। मेरे जो आज मेहमान हैं वो हैं शहीर नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये पाकिस्तान में हैं, अभी हम इनसे बात करेंगे ज़रा एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का एक इमेज जो है जो उन्होंने लिया है, जो ग्रेविटेशनल लेंसेज़ से ताल्लुक़ रखता है, तो इसके सिलसिले में और बात करेंगे। और ग्रेविटेशनल लेंसेज़ पर एक कायनाती गपशप भी है। अगर आपने इसके बारे में और पता करना हो तो वो उसका लिंक जो है, वो यहाँ पर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो भी चेक करें। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा थोड़ा-सा तारुफ़ करा दूँ कि शहीर जो हैं, आप अंडर ग्रेजुएट हैं, इस वक़्त फ़िज़िक्स के स्टूडेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी आईएसटी इस्लामाबाद में। और आपके बारे में मुझे पहले ज़रा थोड़ा-सा पता उस वक़्त चला था कि पता ये चला कि कुछ साल पहले जो है, आपने जो है एक पेपर इनका छपा था बल्कि आई थिंक 2016 वग़ैरह में वहाँ पर रॉयल सोसाइटी का जो ओपन साइंस जर्नल है उसके ऊपर। और आप फोर्ब्स 30 के अंडर 30 में भी शामिल थे, तो बल्कि काफ़ी 30 से काफ़ी कम में आप शामिल थे। तो ज़हीर खुशामदीद कायनाती चाय पर। बहुत खुशी हुई यहाँ पे होके। तो पहले तो थोड़ा-सा आप ज़रा बताएँ, ये जो मैंने ज़िक्र किया कि आपका जो एक पेपर है वो छपा था कई साल पहले, वो किस चीज़ के ऊपर था? तो मेरा जो पेपर था 2017 में छपा था जब मैं 16 साल का था तब। तो उस पे का जो मौज़ू था उसको इलेक्ट्रिकल हनीकॉम्ब कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल हनीकॉम्ब एक फिनोमेना है इलेक्ट्रो हाइड्रोडायनामिक्स का जो एक काफ़ी लंबा लफ्ज़ है। मगर बेसिकली जो चीज़ इसमें हो रही है वो है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ़ील्ड है और वो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड हाई वोल्टेज वाली इलेक्ट्रिक फ़ील्ड एक ऑयल की लेयर पे एक पैटर्न बना रही है, तो उसपे मेरी रिसर्च थी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च थी और ये रॉयल सोसाइटी में मैंने पब्लिश की थी। उस पे आप किसके साथ काम कर रहे थे? ये वैसे इंडिविजुअल मेरा अपना ही ये प्रोजेक्ट था, हमने कॉम्पिटिशन करे थे आईवाईपीटी मगर हमारे साथ जो लैब हमें दी हुई थी और जो मेंटरशिप थी वो डॉक्टर सभी की थी, जो उस टाइम पे हाँ। हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे फिज़िक्स के लम्स में। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर सभी से मेरी बड़ी अच्छी बातचीत भी है और या ही इज़ अमेजिंग। हमें उनका जो है काफ़ी ज़बरदस्त काम है, तो बड़ा ज़बरदस्त, ये तो एक बिल्कुल। अच्छी बात है। तो आप ज़रा पहले तो ये बताएँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि थोड़ा-सा लोगों को पता चले कि आपको एस्ट्रोनॉमी का शौक जो है, वो कैसे हुआ? अब आप फिज़िक्स में आप बैचलर्स कर रहे हैं, तो आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? तो एस्ट्रोनॉमी का शौक जो मेरा शुरू हुआ था एक्चुअली बचपन से हमारे जो पेरेंट्स हैं सो मी एंड माय ट्विन सिस्टर हम हमें जो एंटरटेनमेंट टाइम था हमारा फैमिली का वो यूजुअली इस तरह होता था कि डॉक्यूमेंट्रीज होती थी हम मूवी स्टोर से जाके वॉल्यूम्स पूरे पकड़ लेते थे सीडीज के जिसमें यूनिवर्स के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज थी कार्ल सैगन की कुछ डॉक्यूमेंट्रीज थी नील डिग्रास टाइसन ऑन ऑल द मिशियो काकू एंड जितने भी एक पॉपुलर जो नरेटर्स हैं साइंस के, तो उनकी हम डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते थे, कुछ बुक्स वगैरह भी पढ़ते थे। बचपन में एक छोटी टॉय टेलीस्कोप भी मुझे खरीद के ली गई थी और उस टेलीस्कोप से भी काफ़ी मैंने स्टार गेज़िंग वगैरह की भी और एक दफ़ा तो एक इस तरह भी इंसिडेंट एक हुआ कि मैं एक सितारे को देख रहा था और वो इस तरह बड़ा-सा फ़ज़ी-सा नज़र आ रहा था। तो मुझे लगा कि ये मैंने कोई नया प्लैनेट डिस्कवर कर ली है। मैं प्रोबेबली कोई होऊँगा कोई 8-9 साल का उस टाइम पे, मगर फिर बाद में मुझे याद आया रियलाइज़ हुआ कि ये तो टेलीस्कोप ही मैंने आउट ऑफ फ़ोकस रखी हुई है उस टाइम पे। तो इस तरह की काफ़ी ये जो मिक्स्ड टाइप चीज़ें हैं, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी का मेरे में शौक डाला। परस्यू मैं फ़िज़िक्स कर रहा हूँ, फ़िज़िक्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अ, ऑल एनकम्पासिंग होती है ये डिग्री फ़िज़िक्स वाली, तो इसमें मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। एस्ट्रोनॉमी भी आ जाती है इसमें और बाकी भी जो इंटरेस्ट्स हैं, वो भी इसमें कवर हो जाते हैं। और बिल्कुल आप सही कर रहे हैं क्योंकि फिज़िक्स जो है, आई मीन एस्ट्रोनॉमी जो है वो बेसिकली फिज़िक्स है जो कि स्टार्स के ऊपर अप्लाई करती है या कायनात के ऊपर, राइट? तो
एस्ट्रोनॉमी के लिए अक्सर लोग पूछते हैं कि कौन सी डिग्री चाहिए, तो उसके लिए फिजिक्स जो है वो फाउंडेशनल है। और यहाँ पर भी बेसिकली आपको फिजिक्स डिग्री तो लेनी होती है, एस्ट्रोनॉमी जो है वो उसके ऊपर थोड़ी सी विंडो ड्रेसिंग उसके ऊपर हो जाती है। सो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। और मैं आपने जो बात की, एक तो पहली बात तो खुशी हुई डॉक्यूमेंट्रीज की बात, क्योंकि मेरा अपना शौक जो है वो कार्ल सेगन से हुआ था, तो कार्ल सेगन का नाम सुन के जो है वो एक खुशी हुई इस लिहाज से। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सैयारे वाली बात है, वो कुछ मेरे साथ भी इसी तरह से हुआ था कि वो हमारी जो किताब टेक्स्ट बुक थी, आई थिंक मैं कराची में था, तो छठी जमात की या समथिंग लाइक दैट, उसमें उन्होंने बताया कि डेफिनेशन इस तरह से दी कि सितारे जो हैं, वो मूव नहीं करते और सैयारे जो हैं, वो मूव करते हैं। तो मैंने भी यही किया था कि मैं ऊपर जाके टंकी के ऊपर बैठ गया और ऊपर देखा, नोट किया कौन-सी चीज़ें जो हैं, वो हिल रही हैं कुछ घंटों के बाद और कुछ नहीं। तो पता ये चला कि वो मैं कई सैयारे में दरियाफ्त करता रहा शुरू में, तो क्योंकि वो सारी चीज़ें मूव कर रही थी, क्योंकि वो तो ज़मीन की रोटेशन से ताल्लुक है। तो बहरहाल तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो होती हैं। अच्छा, तो आप ज़रा थोड़ा-सा बताएँ अभी जो मैंने, बल्कि बहुत सारे लोगों ने आपके एक जो एक आपने तस्वीर ली, आपकी और भी एस्ट्रो फोटोग्राफी है, आपकी काफ़ी और तस्वीरें भी आती हैं, और मैं उनका सॉर्ट ऑफ लाइक थोड़ा-सा ज़िक्र करूँगा। लेकिन ऑब्वियसली जो जिस पे ज़्यादा अटेंशन मिली, वो एक ज़बरदस्त किस्म का एक फेंट, बहुत ही धीमा और एक ऑब्जेक्ट है। उसकी आपने तस्वीर ली। तो पहले तो थोड़ा-सा आप ज़रा बताएँ कि ये आपने कहाँ से ली, और क्योंकि आई थिंक वो जगह भी इंटरेस्टिंग है। तो आप थोड़ा-सा बताएँगे उसका बैकग्राउंड? तो जो इमेज ली गई है वो हमने ली है तकवा ऑब्जर्वेटरी से। तो तकवा ऑब्जर्वेटरी एक ऑब्जर्वेटरी, शायद कुछ लोगों ने इसका नाम सुना हो क्योंकि आजकल फ़ेसबुक पे काफ़ी इसके बारे में बातें हो रही हैं। मगर तकवा ऑब्जर्वेटरी पाकिस्तान की फर्स्ट एंड ओनली डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी है। मतलब ऑब्जर्वेटरीज़ और भी हैं कुछ पाकिस्तान में, मगर जो प्योर डार्क स्काई है, वो सिर्फ़ हमें तकवा ऑब्जर्वेटरी में मिलता है। अब डार्कनेस के भी कुछ लेवल्स होते हैं, एक बॉटल स्केल होता है 1 टू 9 वाला। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर का जो बॉटल स्केल है वो 8 टू 9 होता है, मतलब बिल्कुल लाइट पोल्यूटेड और सब कुछ आसमान ख़राब होता है। तो मगर बोर्टल जो है वो एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने ये बताया कि जो है आपका जो बिल्कुल डार्क स्काई जो है उसके कम नंबर वाला सबसे बेहतर है, और फिर वो ब्राइट होता चला जाता है। तो जब आप बोर्टल स्केल 8 या 9 की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको सितारे जो है आपको 2-3 ही नज़र आ सकते हैं। तो वो लाहौर की आप जो बात कर रहे हैं। और जो तक्वा ऑब्जर्वेटरी का जो स्केल है वो नंबर है 1, मतलब सबसे परफेक्ट स्काई जो है वो हमें तक्वा ऑब्जर्वेटरी की लोकेशन पे मिलती है। तो इसकी लोकेशन है बेला, बलूचिस्तान में। ये एक ऑफ रोड जगह है, बिल्कुल अवे फ्रॉम सिटी लाइट्स एंड एवरीथिंग। एंड ये एक प्राइवेटली बिल्ट ऑब्जर्वेटरी है। तो ये कुछ लोगों ने मिल के बनाई हुई है। एक ताहिर शेख हैं, एक मेहदी हुसैन भाई हैं। तो ये कराची एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के जो प्रेज़िडेंट हैं और कुछ उनके और मेंबर्स हैं, उन्होंने मिल के ये बनाई हुई एक ऑब्ज़र्वेटरी है। एंड इनके पास 3 टेलीस्कोप्स हैं। एक 16 इंच टेलीस्कोप है, जिससे मैंने ये इमेज ली थी ग्रेविटेशनल लेंस वाली, और 2 छोटी और टेलीस्कोप्स हैं जिससे नेबुलाज़ और इस तरह की दीगर चीज़ें हम इमेज वगैरह करते हैं। तो मैं भी तकवा ऑब्जर्वेटरी का टीम मेंबर हूँ, तो एज़ अ रिसर्च साइंटिस्ट मैं उनका पार्ट हूँ, और बार-बार चक्कर लगता है वहाँ पे, तो हम डिफरेंट काम वहाँ पे करते हैं। तो इसके लिए ये कराची से कितनी दूर है? ये कराची से दूर है, क्वेटा से? कराची के ज़्यादा करीब होगी ना रिलेटिवली? हाँ, सो व्हाट वी डू इज़ कि हम क्वेटा से नहीं जाते क्योंकि वो रास्ता काफ़ी लंबा है वहाँ से। बेहतर ये है कि नॉर्मल रूट यही है कि कराची से 4 आवर्स का डिस्टेंस है। तो कराची से आप निकलें हब की तरफ, तो आगे जाएँ, उथल आता है, फिर बेला आ जाता है, और बेला से फिर थोड़ा-सा आगे एंड फिर 3 किलोमीटर्स ऑफ रोड जाके एक छोटा-सा गाँव है, वहाँ पे 4 कोई मकान बने होंगे। तो उसके अंदर ये एक ऑब्जर्वेटरी एक बनी हुई है, काइंड ऑफ एन ओएसिस इन अ डेज़र्ट काइंड ऑफ सिचुएशन। हाँ, ये वो डबल एज्ड स्वॉर्ड कहते हैं कि वैसे तो ज़रा मसला है कि डेवलपमेंट जो है बलूचिस्तान में ज़्यादा नहीं, जो कि अफ़सोस की बात है। मगर एस्ट्रोनॉमी के लिए इस लिहाज से डार्कनेस जो है वो भी मौजूद है, उस हिसाब से कराची से भी ज़रा दूर है ये। तो अ
वैसे वैसे स्काई कैसा नज़र आता है? आसमान जो है रात के वक़्त आपको जो है बगैर टेलिस्कोप के, वो कैसा नज़र आता है ऊपर? तो बगैर टेलीस्कोप तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग नज़ारा होता है, क्योंकि नॉर्मली आप सिटी स्काई से देखें तो जैसे आपने कहा 4 या 5 ही सितारे नज़र आते हैं। मगर तक्वा ऑब्ज़र्वेटरी के आसमान में आपको एक तो होराइज़न से ज़ेनिथ तक आपको एक एक इवन अमाउंट ऑफ आपको क्लैरिटी मिलेगी। नॉर्मली ये होता है कि आप अगर कहीं गंदी स्काई से देख रहे हैं, तो होराइज़न पे थोड़े कम स्टार्स नज़र आएँगे और फिर ज़ेनिथ पे ज़्यादा स्टार्स नज़र आएँगे। मगर यहाँ पे आपको एक ओवरऑल पूरा एक 180 डिग्रीज़ में क्लैरिटी मिलती है। और एक जो फ़ीचर है जो नहीं देखा जा सकता सिटी स्काई से, वो है मिल्की वे का आर्म। तो मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है, उसका जो सेंट्रल एक बैंड जा रहा होता है, जहाँ पे स्टार्स की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो हमें एक ब्रिज की तरह एक नज़र आता है, एक मिल्की बैंड सा नज़र आता है वहाँ पे, तो ये भी हमें विज़ुअली वहाँ से नज़र आ जाता है। और ओरायन कॉन्स्टेलेशन देखी होगी काफ़ी लोगों ने, तो क्योंकि वो सिटी स्काई से भी नज़र आ जाती है। तो ओरायन कॉन्स्टेलेशन तकवा की स्काई से बिल्कुल पहचानी नहीं जाती, क्योंकि इतने ज़्यादा उसके स्टार्स नज़र आते हैं कि आप कहते हैं कि अच्छा ये शायद ये ओरायन नहीं लग रही, ये कुछ और ही लग रहा है। नहीं ज़बरदस्त और ये वाक़ई एक ऐसी चीज़ है कि ज़्यादातर लोग जो हैं क्योंकि पॉपुलेशंस जो हैं वो बड़े शहरों में कॉन्सन्ट्रेटेड होती हैं, तो लोग इमेजिन नहीं कर सकते एक्चुअली कि जब आप डार्क स्काई के ऊपर जाएँ तो आसमान कितना ज़बरदस्त नज़र आता है और हम कितना मिस करते हैं। मतलब ये है कि आज से 100 डेढ़ 100 साल पहले तक जो है जब लाइटें नहीं थी, सब लोगों के पास ये आसमान मौजूद था, मगर अब जो है वो बहुत ही लिमिटेड होता चला जा रहा है ये लाइट पॉल्यूशन का मसला। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर तकवा ऑब्जर्वेटरी पर जो है वो डार्क स्काई है और आपको वो चीज़ नज़र आती है। तो अब आप ज़रा थोड़ा-सा बताएँ इस सिलसिले में कि ये जो आपने इमेज लिया वो किस चीज़ का था? तो पहले तो अगर आप थोड़ा-सा डिफाइन कर दें लोगों के लिए यहाँ पर कि वो ऑब्जेक्ट कौन-सा है और फिर हम उसके सिलसिले में बात करेंगे कि आप उसकी जो धीमी रोशनी है, आप वो उस तक कैसे पहुँचे? और मैं बता दूँ कि यहाँ पे जब आप बात करेंगे तो एक्चुअली मैं उसकी तस्वीर जो है हम लोग उसमें ऐड कर देंगे तो लोगों को ताकि पता चले कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऑब्जेक्ट का नाम है चेशायर कैट ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज़। इसका ये निकनेम सा है। असल नाम जो इसका है वो है, बड़ा लंबा सा नाम है, SDSSJ, और फिर आगे उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक बहुत डिस्टेंट 2 गैलेक्सीज़ हैं, जो इस चेशायर कैट की आँखें हैं। ये जो 2 गैलेक्सीज़ हैं, ये अब इसका मैं पूरा एक आपको एक स्केल समझाता हूँ कि अगर मतलब साइज़ेज़ का एक स्केल समझाता हूँ कि जो मून आपको आसमान में फुल मून नज़र आ रहा होता है, उसको अगर आप मेज़र करें उसका साइज़, अगर आप एक पूरे स्काई को आप 360 डिग्रीज़ या 180 डिग्रीज़ आप पूरा अगर स्काई लें, तो मून का जो साइज़ होता है, एपेरेंट साइज़, वो आपको आधा डिग्री मिलता है। तो उस आधे डिग्री में अगर आप देखें, तो इस तरह की जो गैल ये जो चेशायर कैट गैलेक्सीज़ हैं, कोई 80 ये गैलेक्सीज़ अगर आप लाइन अप करें, तो फिर आपको एक मून का वो आधा डिग्री बनेगा उसमें। तो इट इज़ रफली 80 टाइम्स स्मॉलर देन द मून, अगर आप कहें, तो 80 टाइम्स स्मॉलर देन द मून ये एक ऑब्जेक्ट है। और इसकी अगर मोर डिटेल में मैं बताऊँ, तो ये 23 आर्क सेकंड्स एक इसका साइज़ बनता है। 1 डिग्री जो होता है, उसमें 60 आर्क मिनट्स होते हैं, और फिर 1 आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड्स होते हैं। मगर तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना एक छोटा ऑब्जेक्ट है। हाँ, नहीं कि तो ये जो ये जो ऑब्जेक्ट है ये अगर मैं कह सकूँ कि ये आर्क मिनट डिग्री, आर्क मिनट और आर्क सेकंड की जो बात कर रहे हैं, वो एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं आसमान के ऊपर मेज़रमेंट्स के लिए और वैसे तो खैर आप किसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि सर्कल के अंदर जो है वो 360 डिग्रीज़ होती हैं और आप उसके छोटे-छोटे आप हिस्से करते चले जाएँ, तो वो इस हिसाब से है। मगर जो अमेज़िंग चीज़ है, जो लोगों को आई थिंक एक इमेजिन करने की चीज़ है, जो आपने ज़िक्र किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है, वो 80 के करीब जो हैं, वो उसके अंदर फिट हो सकते हैं 14वीं के चाँद के अंदर। तो ये बिल्कुल। तो आप इतना छोटा-सा हिस्सा अब देखते हैं। सॉरी आपको मैंने बात काटी। जी। हाँ जी। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि ये ऑब्जेक्ट जो है, अभी इसका डिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। तो डिस्टेंस इसका जो अब ये जो 2 आँखें हैं इसकी, ये वैसे तो काफ़ी दूर है, मगर रिलेटिव टू दिस फ्रेम ये इतना दूर नहीं है।
सो ये जो 2 आँखें हैं इसकी, जो 2 मैसिव गैलेक्सीज़ हैं, ये रफ़ली 5 बिलियन लाइट ईयर्स अवे हैं। अब ये भी वैसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, मगर अगर आप अंदाज़ा 5 लगाएँ कि पा इसकी 5 जो अरब लाइट ईयर्स, तो दोबारा से ज़रा, तो काफ़ी फासला है इनका। जी, जी। हाँ जी, तो अगर आप अंदाज़ा लगाएँ, अब मैंने ये बात क्यों की कि ये रिलेटिवली इतना नहीं है डिस्टेंस, क्योंकि इसकी जो स्माइल है, जो इस चेशायर कैट की आप एक स्माइल या आर्क्स नज़र आ रही हैं आपको, वो एक पीछे बहुत दूर गैलेक्सी है, जो उन 2 आँखों की ग्रेविटी की वज़ह से ज़ूम इन हो रही है और बेंड हो रही है। तो ये ग्रेविटेशनल लेंस बन रहा है, क्योंकि आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी में जो कहा था कि स्पेस टाइम बेंड वार्प होती है, तो लाइट भी उसको फॉलो करती है, उस कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम को। तो ये काइंड ऑफ प्रूफ है आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट की। फोटोग्राफिक एविडेंस है कि आपके पास लाइट बेंड हो रही है। तो वो जो पीछे की गैलेक्सी जिनकी लाइट बेंड हो रही है, और वो चेशायर कैट की आप एक स्माइल नज़र आ रही है, वो जो गैलेक्सीज़ हैं वो 11 बिलियन लाइट ईयर्स अवे हैं, मतलब उससे ऑलमोस्ट डबल डिस्टेंस पे हैं, और वो भी हमें इस इमेज में नज़र आ रही हैं। तो ये एक पूरा जो सिस्टम है, ये एक बहुत ही दूर और बहुत ही मैसिव एक सिस्टम है जो लाइट को भी बेंड कर रहा है। और ये जो चेशर कैट है, ये बाय द वे इसका जो नाम है वो एलिस इन वंडरलैंड, ये उसकी कहानी से जो है उसपे ज़िक्र था। बिल्कुल। और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी इसका इमेज लिया हुआ है, जो कि वो काफ़ी खूबसूरत उसका इमेज है। और वाक़ई ग्रेविटेशनल लेंसेज़, आई मीन अमेज़िंग, ये अमेज़िंग चीज़ है कि मेरे ख़्याल से हमेशा कि यार इंसानों ने जो है ना सिर्फ़ ये चीज़ प्रिडिक्ट की कि लाइट जो है वो बेंड हो सकती है ग्रेविटी से, बल्कि फिर उसको उन्होंने इस्तेमाल किया कि यार अगर वो बेंड होगी तो उसी तरह से इस्तेमाल हो सकती है जैसे लेंसेज़ हैं, तो वो मैग्नीफाई हो सकती है। तो ये चीज़ जो है एक ज़बरदस्त अमेज़िंग चीज़ है, और आपने जो है वो टेलीस्कोप से इस फिनोमेना को कैप्चर किया। आई थिंक आई मीन इट्स रियली इनक्रेडिबल। या डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप जैसे हमने बात की हबल स्पेस टेलीस्कोप की, तो नॉर्मली यस, इस तरह की जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होती हैं, दे फिट इनटू द रेजोल्यूशन ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप, एंड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के भी डोमेन के अंडर ये आती हैं इस तरह की ऑब्जेक्ट्स। तो नॉर्मली एमेचर टेलीस्कोप्स, जैसे एमेचर मतलब आपकी जो प्राइवेटली ओन्ड टेलीस्कोप्स हैं, जो नॉन प्रोफेशनल यूज़ के लिए होती हैं, इवन दो हम शायद प्रोफेशनल यूज़ भी करें इन चीज़ों का, मगर एक इस तरह की एक टेलीस्कोप जो 16 इंच की हो, मतलब अगर आप हबल का आई थिंक 3 मीटर्स के अराउंड हबल का मिरर होता है, हाँ, रफली आई ढाई गेस मीटर, इतना ही। हाँ, तकरीबन 2.5 मीटर के करीब है, हाँ, हाँ, राइट। तो 2.5 मीटर है, और जो हमारी टेलीस्कोप जिससे हमने लिए है वो रफली 40 सेंटीमीटर्स है, मतलब 16 इंचेस। तो उसके काफ़ी रिलेटिवली स्मॉल है ये, और वो हबल स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में है, तो उसको तो एटमॉस्फेयर से तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और हमें तो एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन और सारी जो इस तरह की चीज़ें हैं उससे भी सफ़र करना पड़ता है। तो इसी तरह एमेचर टेलीस्कोप से ये ऑब्जेक्ट्स लेना काफ़ी मुश्किल है, एंड दे आर ओनली 4 टू 5 एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स जिन्होंने इंटरनेट पे अपनी ये इमेज इस चीज़ की ली हुई है डिफरेंट सेटअप से, और उसको पब्लिश वगैरह भी किया हुआ है। तो काफ़ी एक डेफिनेटली एक रेयर एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है ये। तो अगर आपसे मैं 2 सवाल पूछूँ, ये रिलेटेड हैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। पहली बात तो ये है कि आपने ये ऑब्जेक्ट क्यों पिक किया? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं आसमान के ऊपर, आई मीन ये एक अनयूजुअल ऑब्जेक्ट है, ये इतना कॉमन भी नहीं है। और दूसरी चीज़, मेरा ख़्याल है ये उससे रिलेटेड होगा कि क्योंकि ये इतना धीमा ऑब्जेक्ट है, तो ये क्यों चैलेंजिंग है, और आपने फिर इसका जो इमेज है वो किस तरह से लिया? हुँ, तो क्यों द रीज़न मैंने ये सिलेक्ट किया था, वो ये है कि मुझे अब तक ऑब्ज़र्वेटरी वाले जो मेरी बाकी टीम है वो भी सुन रहे होंगे, तो उनको पता होगा कि वो जो है ना, वो सारे आपके फ़ेमस ऑब्जेक्ट्स जो हैं, और जो बहुत ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, उन चीज़ों की इमेजेस लेते हैं नॉर्मली, और उसी चीज़ों की ना वो उस टाइम पे लिस्ट बना रहे थे कि हमने ना एक पूरी लिस्ट बनानी है फ़ेमस ऑब्जेक्ट्स की, ब्राइट ऑब्जेक्ट्स की, जो हम ओवर द ईयर हम उन चीज़ों की इमेजेस वगैरह लेंगे। तो मैं गया हुआ था, तो मेरा यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर का पहला वीक था, तो मैं उसको छोड़ के तकवा ऑब्ज़र्वेटरी गया हुआ था। तो वहाँ पे मैंने उनको कहा कि अच्छा मैं आया हूँ थोड़ी देर के लिए।
तो मेरा जो शौक है वो है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स लिए जाएँ इस टेलीस्कोप से जो पहले बहुत कम लिए गए हैं, मतलब मुश्किल से मुश्किल चीज़ आप पकड़ने की कोशिश करें। और इसके अलावा दूसरा मकसद मेरा ये था कि हमारी, क्योंकि 16 इंच की टेलीस्कोप है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा कैमरा लगा हुआ है उसपे, तो मैं उसकी लिमिट्स को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था कि हम इस सेटअप से कितनी एक फेंट ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, कितनी दूर एक ऑब्जेक्ट को कैप्चर रीज़नेबली कर सकते हैं। तो ये एक था कि टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ आवर इक्विपमेंट, और फिर अपनी भी एक मेरी एक शौक था कि बस रेयर से रेयर चीज़ हो ताकि मज़ा भी आए लेने का। तो इसलिए मैंने ये चूज़ की थी चेशायर कैट। इससे पहले और भी कुछ ऑप्शंस थी ग्रेविटेशनल लेंसेज़ की, जैसे एक गैलेक्सी क्लस्टर है, एबेल 2218, काफ़ी एक बड़ा क्लस्टर है, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटेशनल आर्क्स हैं। मगर वो थोड़ा नीचे था स्काई में उस टाइम पे, तो मैंने कहा चलो चेशायर एक मज़े का ऑब्जेक्ट है, एक फ़ेमस ऑब्जेक्ट भी है और इसकी एक पर्सनैलिटी भी है एलिस इन द वंडरलैंड वाली बिल्ले की। तो वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुश्किलात जो फ़ेस होती हैं, अब डिमनेस की बात करते हैं। तो अब व्यूअर्स के लिए भी ये है कि थोड़ा-सा है कि साइंस पे आने वाले हैं हम, तो मैग्नीट्यूड स्केल एक चीज़ होती है आपकी एस्ट्रोनॉमी में। तो मैग्नीट्यूड स्केल एक, जैसे बॉटल स्केल था, मैग्नीट्यूड स्केल आपकी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की ब्राइटनेस को हमें अंदाज़ा बताता है। और अगर आपको मैथ्स का थोड़ा अंदाज़ा है तो ये लॉगरिदमिक स्केल है, मतलब हर आप नंबर इंक्रीज़ करें तो आप एक फैक्टर ऑफ अ लॉग आप इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं ब्राइटनेस को। तो अगर हम इस स्केल को देखें तो जितना नेगेटिव में जितना छोटा नंबर है उतनी ज़्यादा ब्राइट आपका ऑब्जेक्ट है, और जितना बड़ा आपका नंबर है उतना आपका डिम ऑब्जेक्ट है। अगर हम सन को देखें तो सन की जो मैग्नीट्यूड है नंबर में, वो -27 तक बनती है। तो एक काफ़ी एक ब्राइट ऑब्जेक्ट है हमारा सन। अगर हम जुपिटर को देखें नाइट स्काई में, जुपिटर जो काफ़ी एक ब्राइट प्लैनेट नज़र आता है, वो -3 -4 तक हमें नज़र आता है मैग्नीट्यूड में। अब इससे हम बढ़ते जाएँ तो हमें जो विज़ुअली द डिमेस्ट, जो सबसे डिम स्टार्स हमें विज़ुअली अपनी आँखों से नज़र आते हैं स्काई में, वो मैग्नीट्यूड 6 पे होते हैं। तो हम काफ़ी एक स्केल ऑफ डिफरेंस पे आ गए हैं सन से लेके मैग्नीट्यूड 6 के सितारों पे। अब इससे भी डिम चीज़ें होती हैं, अब जैसे अब हम अगर अपनी गैलेक्सी जो चेशायर कैट वाला पूरा सिस्टम है उसकी बात करें, तो उसमें जो हमारे पास सबसे डिम जो एक ग्रेविटेशनल आर्क है, उसका मैग्नीट्यूड है 24। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएँ तो -27 सन था, तो हम पहले 0 पे गए और फिर हम 24 और यूनिट्स आगे गए, तो एक बहुत इंटेंस एक डिफ़रेंस है ब्राइटनेस में। और एक बंदे ने इंटरनेट पे कोई कैलकुलेशन की हुई थी, उसने अपने कैमरा और अपने सिस्टम से कैलकुलेशंस की थी कि फ्लक्स कितना आ रहा है। फ्लक्स मतलब कितने हमारे पास एक यूनिट एरिया में फोटॉन्स, या वो जो लाइट है कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं उस एक इस ऑब्जेक्ट से, उसके मैग्नीट्यूड 24 वाले गैलेक्सी आर्क से। तो उसने कैलकुलेशन लिखी, तो उसने हमें बताया कि कोई 1.5 से 2 फोटॉन्स पर मिनट हमें हाँ, इस सिस्टम से निकल रहे हैं और हम उसके सेंसर पे गिर रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास पर मिनट कोई चंद फोटॉन्स आ रहे हैं एक ऑब्जेक्ट से, तो उसको इमेज करना कितना मुश्किल होगा। तो और इसीलिए फिर हम राइट, अगर मैं अगेन लोगों को थोड़ा-सा अंदाज़ा करने के लिए, ये जो मैग्नीट्यूड्स की भी बात हो रही है, आप 24वें मिनट तक पहुँच गए। लाइक एक मैग्नीट्यूड का जो फ़र्क है वो तकरीबन ढाई गुना ब्राइटनेस का फ़र्क हो जाता है। मतलब अगर आप कहें कि ब्राइटनेस 1 से 2 तक गए, तो 2 वाला मैग्नीट्यूड जो बड़ा नंबर जो है वो धीमा है, तो वो ढाई गुना कम होगा। आप आगे चलते चले जाएँ तो 5 मैग्नीट्यूड का अगर फ़र्क है, 1 से अगर आप 6 तक जाएँ, तो वो 100 गुना कम होगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये लॉगरिथमिक में जो है, वो हर मैग्नीट्यूड में आप ढाई गुना आगे बढ़ते चले जाएँ, तो जब तक आप 24वें तक पहुँचते हैं, तो बहुत ही धीमा हो जाता है और फिर उसके जो फोटॉन्स हैं, उनको जमा करना तो आप अपनी आँख से तो नहीं कर सकते। आप आँख से बिल्कुल नहीं देख सकते, तो उसके लिए फिर आपका कैमरा आ जाता है। बिल्कुल। और टेलीस्कोप्स की भी अगर बात की जाए तो टेलीस्कोप्स की जो मिरर साइज़ होता है, जितना बड़ा टेलीस्कोप होता है उतना ही उसकी एक लिमिटिंग मैग्नीट्यूड भी होती है। मतलब कितना उसके आप मैग्नीट्यूड की फेंट ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं उस मिरर साइज़ से। फिर जितना बड़ा आपका मिरर होता है उतनी आपकी रेज़ोल्यूशन भी ज़्यादा होती है।
सो द बिगर योर मिरर उतने आप आर्क सेकंड्स में एक पिक्सल में घुसा सकते हैं। तो हमारा जो सेटअप की आई थिंक एंगुलर रेज़ोल्यूशन कहते हैं, वो बन रहा था रफली 1 या 2 1 से थोड़ा कम ही आर्क सेकंड्स पर पिक्सल पे बन रहा था, या उससे भी कम, आई थिंक 0.8 तक था। तो हमारा कैमरा क्योंकि काफ़ी हाई रेज़ोल्यूशन का था। अब मैं एक बात कर रहा था कि फोटॉन्स इतने कम पर मिनट आ रहे हैं, तो हमने इसको कैप्चर कैसे किया? तो एस्ट्रो फ़ोटोग्राफ़ी में जो मेन आपके पास टूल होता है, वो होता है टाइम। तो जितना ज़्यादा आप एक टेलीस्कोप को, एक कैमरा को एक्सपोज़ करें एक ऑब्जेक्ट पे, जिसको हम एस्ट्रोनॉमी टर्म्स में इंटीग्रेशन टाइम कहते हैं। मतलब मैंने एक ऑब्जेक्ट पे पॉइंट किया हुआ है और मैं उसकी एक इमेज लेता हूँ, और मैं उस एक इमेज में कैमरा का शटर जो है वो मैं ओपन रखता हूँ फॉर 3 मिनट्स। मतलब मैंने शटर खोला हुआ है और 3 मिनट तक वो जो फोटॉन्स थे उस ऑब्जेक्ट से वो सेंसर पे हिट हो रहे हैं और एक सिग्नल डिटेक्ट हो रहा है और वो गैदर हो रहा है सिग्नल। अब इन 3 मिनट्स के मैं अगर 300 फ्रेम्स ले लूँ, मतलब 303 मिनट की इमेजेस ले लूँ, तो वो बन जाता है कोई रफली 17 आवर्स ऑफ डेटा। तो 17 घंटे का आप अगर डेटा लें, फिर वो डेटा भी जो होता है वो क्योंकि हाई रेज़ोल्यूशन कैमरा है, तो वो डेटा बन जाता है कोई 40-50 जीबी का, तो गीगाबाइट्स का एक डेटा बन जाता है वो। तो उस 40-50 गीगाबाइट्स ऑफ डेटा को फिर आपने प्रोसेस करना होता है। प्रोसेसिंग का एक मेथड होता है एस्ट्रोनॉमी में, जिसको हम स्टैकिंग कहते हैं। अब मैथमेटिक्स में अगर आप देखें तो इसको स्टैकिंग जो बेसिकली करता क्या है कि वो हर पिक्सेल की जो वैल्यू होती है, अब पिक्सेल्स को वो अरेंज किया होता है, जो जो कंप्यूटर जो पिक्सेल्स को एक इमेज को पढ़ता है, तो वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में पढ़ता है उसको। तो आपके पास हर पिक्सेल उस मैट्रिक्स में एक वैल्यू होती है। तो उन हर हर पिक्सेल की जो वैल्यू होती है हर इमेज में, उसको वो सॉफ्टवेयर ऐड करता है पहले, और फिर या उसका मीडियन ले लेता है या उसका एवरेज ले लेता है। तो डिफरेंट इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, लीनियर अलजेब्रा होती है ये सारी। तो ये सारी एक इमेजेस पे अप्लाई होती है पिक्सल मैथमेटिक्स, जिसके बाद आपके पास एक फाइनल इमेज आती है जिसमें आपका जो सिग्नल होता है, मतलब जो आपकी ऑब्जेक्ट का सिग्नल है, वो एनहांस हो जाता है बैकग्राउंड की नॉइज़ से। नॉइज़ क्या होती है कि आपकी जो सेंसर है, उसमें टेम्परेचर, हीट की वजह से, या एक बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सी साइंस है। तो नॉइज़ आपकी जनरेट एक हो रही होती है। अगर आप नॉइज़ को आसान अल्फाज में, ये है कि जो पिक्सल में एक ग्रेनी सा टेक्सचर होता है एक इमेज में, या एक ब्लैक एंड वाइट इमेज में देखें तो कुछ आपको रैंडम से वाइट पिक्सेल्स नजर आएंगे, हॉट पिक्सेल्स इनको कहते हैं। तो उस नॉइज़ को कम करने के लिए और अपनी इमेज की जो ब्राइटनेस है उसको, आपके ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए, वो हम ये सारा यूज़ करते हैं। अगर आप एक सिंगल इमेज में अगर आप एक ग्राफ बनाएं, तो आपकी जो शुरू की एक सिंगल इमेज की ग्राफ है, उसमें आपको थोड़ी-सी पीक नज़र आएगी, हल्की-सी, बहुत फ्लैट पीक होगी क्योंकि आपकी ऑब्जेक्ट इतना ब्राइट नहीं है और बैकग्राउंड काफ़ी ब्राइट है। जैसे-जैसे आप इमेजेस लेते रहते हैं और उनको कंबाइन करते हैं, तो आपका वो पीक शार्प होता रहता है। तो वो जैसे शार्प-शार्प होता रहता है, तो आपकी इमेज ब्राइट और एनहांस हो जाता है। तो ये सारा हम यूज़ करते हैं टू एनहांस द इमेज। फिर उसको थोड़ा पोस्ट प्रोसेसिंग में हम करते हैं, उसका और साफ़ करते हैं, उसको थोड़ा और शार्पनेस देते हैं, ब्राइटनेस थोड़ी और बढ़ा देते हैं, ताकि हमारे पास एक प्रेज़ेंटेबल इमेज आ जाए और फिर हमारी फाइनल इमेज बन जाती है। हाँ, आई मीन इसको अगर एक हिसाब से देखें तो अब वो जो आपने बात की स्टैकिंग की या जिस तरह से एक्सपोज़र टाइम की, हमारी आँखें जो हैं, आई मीन दरअसल हमारे पास चॉइस नहीं है क्योंकि हमारी आँखों में जो है वो उसी तरह से काम करती है, टेलीस्कोप काम करती है। मगर मसला ये है कि हमारी प्रोसेसिंग का यहाँ पे इंटीग्रेशन टाइम नहीं है, वो जैसे ही इमेज आता है, वो फ़ौरन से प्रोसेस हो जाता है। मगर अगर आप शटर खुला रखें प्रोसेस करने से पहले, तो आप लाइट जो है थोड़ी-सी वो जमा कर सकते हैं। तो ये आपने जो 3 मिनट वाली बात की एक दफ़ा कि वो आपके ज़्यादा लाइट आई, मगर खाली 3 मिनट काफ़ी नहीं, मगर अगर आपने कई 3 मिनट के एक्सपोज़र्स जो हैं, जिस तरह आपने कहा मेरा ख़्याल है 17 आपने इमेजेस कहे ना 3 मिनट के, तो आपने उनको जो 300। है 300 300 या तो उनको आपने जो है वो जमा किया और उसकी वजह से जो है वो आपकी प्रिसिज़न जो है क्योंकि हर पिक्सेल के ऊपर चीज़ें ज़्यादा आती हैं। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताएँ अब 3 मिनट का आपने
ये जो एक तस्वीर ली, तो पहली बात तो ये है कि ये आपने कितने दिनों में काम किया? ये एक ही रात का काम है कि दूसरे रातों से मिलके काम किया एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर? अब तो टोटल इंटीग्रेशन जो थी, मतलब टोटल टाइम जो हमारा एक इमेज का बना, फाइनल इमेज का, वो जैसे मैंने कहा 17 आवर्स था। ओके। तो 17 आवर्स ऑफ नाइट आपको एक रात में तो नहीं मिल सकती। तो इसके अलावा भी कि ऑब्जेक्ट जो होता है कि जब रात शुरू होती है तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऊपर होता है, फिर आधी रात में ही वो फिर नीचे चला जाता है, तो आपके पास लिमिटेड एक टाइम मिलता है हर ऑब्जेक्ट का, डिफरेंट डिपेंड करता है चीज़ों पे। तो इसको रफली 3 नाइट्स में हमने इमेज किया। 3 रातों में हमने कुछ कुछ घंटे एक रात, कुछ घंटे दूसरी रात, फिर तीसरी रात भी कुछ घंटे लिया उसको और फिर एक टोटल कंबाइन कर दिया। तो मेन आपका बस यही होता है कि फ्रेम आपने हर वक़्त सेम रखना होता है और बस इंश्योर करनी होती है कि मतलब ऑब्जेक्ट आ रहा है फ्रेम में, ताकि वो फिर प्रोसेस और स्टैक वगैरह ईज़िली हो जाए उसमें। तो अब आसानी की बात ये थी कि ऑब्जेक्ट ही इतना छोटा था, तो हमारा जो फ्रेम था, जो पूरा फ़ील्ड ऑफ व्यू थी इमेज की, जो सिंगल इमेज की फ़ील्ड ऑफ व्यू थी, वो रफ़ली हाफ़ डिग्रीज़ का बन रहा था। मतलब जैसे मैंने कहा मून का एक रेडियस, तो वो हमारी एक इमेज में बेसिकली हम अगर चाँद भी ला सकें, तो हम चाँद भी ले आएँगे इस उस एक इमेज में। तो उसमें हमने वो छोटा-सा ऑब्जेक्ट फिर उसमें क्रॉप करके निकाल लिया था बीच में। नहीं, और इसमें जो मुझे जो इम्प्रेसिव चीज़ लगी, तो मेरा मेरा जो काम था वो भी ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी में ही था। तो मुझे जो इम्प्रेसिव चीज़ लगी, जो सबसे मुश्किल है, वो ये है कि जब आप ख़ास तौर से इतने सारे इमेजेस को आप ले रहे हैं, और 3 मिनट का इंटीग्रेशन टाइम जो है वो अच्छा टाइम है। अम, उसमें आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक तो ये है कि जो वो कहलाती है एस्ट्रोनॉमी में सीइंग, यानी कि आसमान के ऊपर जो है वो एटमॉस्फेयर से जो आप देख रहे हैं कि वो कितनी उसमें टिमटिमाहट जो सितारों में है वो है। तो पहली बात तो ये आपको वो चाहिए कि वो रिलेटिवली स्टेबल हो। एक रात से दूसरी रात से तीसरी रात पे, क्योंकि आपने तमाम इमेजेस को आपने कंबाइन करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो टेलीस्कोप है वो जब आपको ट्रैक कर रही है 3 मिनट में भी, आपने ट्रैक तो करना है, वो बड़ी प्रिसाइज़ली ट्रैक करे ताकि आप उन तमाम इमेजेस को जो है वो बिल्कुल प्रिसाइज़ली आप स्टैक कर सकें सितारों की हिसाब से। तो और उस वजह से शार्पनेस आती है। और ये जो चेशर कैट, ये जो बिल्ली है, इसके उसमें जो ग्रेविटेशनल लेंस वगैरह में वो इतने बारीक हैं कि अगर वो उसमें इतनी बारीकी, अगर वो चीज़ें जो हैं या तो सीइंग सही ना हो या आपकी ट्रैकिंग सही ना हो वगैरह-वगैरह, तो आपके वो इमेजेस जो हैं वो ब्लर हो जाएँगे और आपको इतनी आसानी से नज़र नहीं आएँगे। लेकिन आपका जो इमेज है वो वेरी इम्प्रेसिव, क्योंकि उसमें बड़ी शार्पनेस उसमें जो है वो आती है। तो इसका मतलब है कि आई मीन लाइक आपके जो अ, और उसमें काफ़ी हुनर की बात होती है, ख़ास तौर से प्रोसेसिंग के सिलसिले में भी कि तमाम चीज़ें हों, तो वेरी इम्प्रेसिव। थैंक यू। अच्छा, तो ज़बरदस्त। तो ये आई मीन मेरा ख़्याल है कि ये पहली बात तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि दूसरी जगहों पे कि ये जो एमेच्योर एस्ट्रोनॉमी का सीन है पाकिस्तान में, वो काफ़ी एनकरेजिंग साइन है। एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स तो इतने नहीं, लेकिन ये जो कराची एस्ट्रोनॉमर्स हैं, लाहौर के भी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी भी है, इस्लामाबाद में भी है, और तमाम लोग जो हैं दे आर डूइंग सम फैसिनेटिंग वर्क, राइट? आई मीन लाइक बड़ा पुश कर रहे हैं अपनी बाउंड्रीज। और लाहौर में वो उमैर आसिम, उनकी टेलीस्कोप भी है। कराची में आप लोगों के यहाँ पे तकवा ऑब्जर्वेटरी है। अम, तो ये एक और स्टेप है, मेरा ख्याल है बड़ा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट स्टेप है। और लेकिन जाने से पहले मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, अगला एम्बिशियस टारगेट कौन-सा है? तो क्या आपने इस सिलसिले में सोचा है कि अच्छा चलो ये तो हो गया, अब जो है हम फलाने क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, तो आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि अ, चेशायर कैट से लेने से पहले ही एक और बड़े मज़े का ऑब्जेक्ट हमने कैप्चर किया था और वो तो काफ़ी अरसे से मेरे पास पड़ा हुआ है, बस मैं वेट कर रहा हूँ एक अच्छा दिन के लिए ताकि मैं उसको पोस्ट करूँ। तो कल मैं उसकी अनाउंसमेंट करूँगा। एक टीज़र थोड़ा-सा दूँगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। अ, आपको मैं बता देता हूँ कि वो आयनाइज़ेशन एक क्वेज़ार आयनाइज़ेशन एको है। तो एक न्यूली डिस्कवर्ड
स्पेस फिनोमेना है जिसमें जैसे आपको गैलेक्सी ज़ू का पता होगा आपको। गैलेक्सी ज़ू है एक सिटीज़न साइंस प्रोजेक्ट था जिसमें जो पब्लिक स्काई सर्विस थे उसका डेटा उन्होंने डाला और उन्होंने सिटीज़न्स को कहा कि आप इनकी जो गैलेक्सीज़ जो नज़र आ रही हैं, इनकी गैलेक्सीज़ की आप हबल क्लासिफ़िकेशन करें, मतलब उनकी शेप, और हमें ये बताएँ कि स्पाइरल है, लेंटिकुलर है या बार्ड स्पाइरल है, इस तरह की चीज़ें। तो उसमें एक डच एस्ट्रोनॉमर, एमेचर एस्ट्रोनॉमर ही होंगी वो, तो उन्होंने एक बड़ी अनयूजुअल सी एक चीज़ नोटिस की, जो बाद में उन्होंने रिपोर्ट की और फिर उनके नाम पे उसको रख भी दिया। उनको उसको उसका नाम था हैनीज़ वुडवर्प। वुडवर्प इज़ डैनिश ज़बान में इट मीन्स ऑब्जेक्ट, तो हैनीज़ ऑब्जेक्ट। तो ये एक ग्रीन कलर का, एक अजीब-सा ग्रीन कलर की एक गैलेक्टिक स्केल पे एक ऑब्जेक्ट है, जो कुछ गैलेक्सीज़ के पास नज़र आता है। और इसकी अभी एग्ज़ैक्ट साइंस जो है और एग्ज़ैक्ट चीज़ें कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है लोगों को। बट थ्योरेटिकली मतलब अभी रिसेंटली जो थियोराइज़्ड यही है कि कोई क्वेज़ार था, जो मेन गैलेक्सी है, और उसकी एक आयनाइज़ेशन एको हुई है, जिसने वो एक ऑक्सीजन का क्लाउड है वहाँ पे साथ, उसको आयनाइज़ किया हुआ है, उस क्वेज़ार की एको ने, और वो फिर हमें एक ग्रीन कलर का एक क्लाउड सा नज़र आता है उस इमेज में। तो ये मैं कल-परसों तक इंशाल्लाह पोस्ट भी कर दूँगा और मेरा ख्याल आपको है ये जब तक मुझे आप भेज दें, क्योंकि जब तक मेरा ख्याल है हम ये चाय जो है ये चैनल के ऊपर डालेंगे, हो सकता है कि उस वक़्त तक आप वो पोस्ट कर चुके हों, तो आप लोग जो हैं आप लोगों के लिए इसका लिंक जो है यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वो चेक करें। बहुत-बहुत शुक्रिया शहीद। अगेन मैंने कहा था कि आपसे मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, मगर मैं 2 बड़ी क्विक चीज़ें मैं आपसे पूछूँगा। पहली बात तो ये है कि अगर आप लोगों ने फॉलो करना हो तकवा ऑब्जर्वेटरी के इमेजेस, या आपके जो एस्ट्रोफोटोग्राफी है या इमेजेस हैं, वो कहाँ फॉलो करें? तो फ़ेसबुक आजकल हमारी यंग जनरेशन फ़ेसबुक से थोड़ी उतर गई है। इंस्टाग्राम वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बट फ़ेसबुक ठीक है, इज़ वेयर ऑल द मेन स्टफ हैपेंस आजकल। जो तो फ़ेसबुक पे ज़्यादा हमारे तकवा के भी पेजेज़ हैं और मेरा अपना भी पेज है जिसमें मैं ज़्यादातर पोस्ट करता हूँ। मेन मैं फ़ेसबुक पे ही करता हूँ। एंड देन अगेन आपका लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का ग्रुप है, वेयर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ पोस्टेड देयर इवन, तो वो ठीक है। बेस्ट ग्रुप है फॉर ऑल दिस काइंड उसके ऑफ स्टफ। लिंक्स आपके जो हैं मैं नीचे डाल दूँगा यहाँ पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और जाने से पहले आखिरी सवाल, आपका जो स्टडीज़ हैं, उसका क्या प्लान है आपका? अभी जो है आप आई थिंक 3rd ईयर में हैं आप फिज़िक्स के उसमें, तो आपका क्या प्लान है इसके बाद? तो अभी तो आई विल सी क्या करना है, फिज़िक्स में ही परस्यू आगे होगा, तो मास्टर्स, पीएचडी, ऑल द यूजुअल स्टफ। बट बीच में काफ़ी और भी चीज़ें चलती रहेंगी। सो आई एम नॉट श्योर अभी तक कि स्पेशलाइज़ेशन किस चीज़ में करनी है, क्योंकि फिज़िक्स तो जनरलाइज़्ड एक चीज़ है, एस्ट्रोनॉमी उसकी एक स्पेशलाइज़ेशन है, बट वो डिपेंड करता है, लेट्स सी वेयर स्टफ टेक्स मी। एंड मैं तो वैसे भी हर चीज़ में ही घुसता रहता हूँ, चाहे वो केमिस्ट्री हो, इस तरह हो, और फिज़िक्स की डिफरेंट फ़ील्ड्स वगैरह हों। तो आई विल सी व्हाट हैपेंस एंड यू विल सी एज़ वेल। बिल्कुल, प्लीज़ कीप मी पोस्टेड। और बहुत-बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो इस इमेज के सिलसिले में, और आपकी जो टीम है उसको मैं मुबारक हो, तकवा ऑब्जर्वेटरी का, उनकी टीम, कराची एस्ट्रोनॉमर्स, ये चीज़ें जो हैं वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो अब नहीं कर पाते, बल्कि ये एक आपकी जो है एक जॉइंट एफर्ट होती है। तो आई बिल्कुल। थिंक दिस इज़ रियली गुड, और ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। लुकिंग फॉरवर्ड टू आपके जो हैं और क्या वहाँ पे इमेजेस आते हैं तकवा ऑब्जर्वेटरी से, और किस चीज़ों की चैलेंजेस जो हैं वो आती हैं, और उम्मीद है कि और लोग जो हैं वो भी आप लोगों को जॉइन करेंगे। सो बहुत-बहुत थैंक यू। शुक्रिया शहीर आपके टाइम का। थैंक यू।